वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस मूवी की एक क्लिप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक आपके लिए जानना और समझना कितना जरूरी है। देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं ये पत्थर नायाब है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। इस हीरे को किसी ने छू लिया या इस हीरे को किसी ने पाने की कोशिश की तो इतिहास गवाह है उसकी पूरी की पूरी सल्तनत खत्म हो गई, उसका पूरा का पूरा राज्य चला गया, उसका पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया। ये पुराने समय से चला आ रहा है। हम लोग बात करने आए हैं कोहिनूर हीरे की। तो कोहिनूर हीरे का इतिहास ऐसा रहा है जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि जिस इंसान ने इस हीरे को पाने की कोशिश की वो इंसान लगभग खत्म हो गया, उसका राज्य पूरा खत्म हो गया, उसका जितना भी सिस्टम था वो सारा समाप्त होते होते चला गया। आज हम लोग कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोहिनूर हीरे के बारे में जो सबसे पहले साक्ष्य मिले वो बाबर नामक एक पुस्तक थी, बाबर के द्वारा लिखी गई, उनकी जीवनी पे थी, उसमें मिलते हैं। उसमें एक पत्थर का व्याख्यान लिखा है जो उस समय का सबसे महंगा पत्थर बताया जाता है, यानी उस समय जो दुनिया में सबसे महंगे पत्थर थे उसमें एक था। नादिर शाह ने सबसे पहले कोहिनूर को कोहिनूर नाम दिया था, क्योंकि नादिर शाह जब यहाँ से वो पत्थर लूट के ले गया तो उसने सबसे पहले उसको देखकर बोला कोह ए नूर, यानी सूर्य के जैसा चमकने वाला पत्थर। तब से इस पत्थर का नाम यानी इस चीज़ का नाम कोहिनूर पड़ गया। कोहिनूर की जो जर्नी है यानी कोहिनूर का जो इतिहास है वो किन किन राजाओं से होकर गुजरा और वर्तमान समय में क्या स्थिति है कोहिनूर हीरे की, हम लोग वो सब डिटेल में समझेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन स्टार्ट हुआ। खिलजी वंश के शासन में जलालुद्दीन खिलजी जो इसके संस्थापक थे उनके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के उस समय के राजा से ये छीन लिया था। जब मालवा के उस समय के राजा से ये छीन लिया और मालवा के उस समय के राजा को ये मिला था आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से। हुआ कुछ ऐसा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि हम तुमको मालवा जीतने के लिए एक अभियान पर भेज रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी जब मालवा जीतने के लिए गया तो मालवा के में जाते हुए मालवा के राजा के पास उसको आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकला हुआ एक बहुमूल्य हीरा दिखा। उसने पूरे मालवा को तहस नहस कर दिया और वो हीरा लेकर वो अपने पास आ गया। जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी से मिले तो उसने कहा कि ये हीरा हमको चाहिए। जिस दिन ये बात हुई उसी दिन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करवा देता है अपने सैनिकों से, और उसी दिन मलिक कफूर को जलालुद्दीन खिलजी लाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को देने, एक नौकर के, एक स्लेव के जैसे। तो उस समय जब जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बने, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये धीरे धीरे जो ये हीरा इनको मिला था गोलकुंडा की खान से, ये धीरे धीरे उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। जब ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके नौकर जो कि उसके साथ रहता था, उसका हमबिस्तर नौकर था जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर के पास जब ये हीरा पहुंचता है तो कुछ समय के बाद मलिक कफूर की भी हत्या कर दी जाती है। मलिक कफूर की हत्या उसके ही नौकर कर देते हैं। उसके बाद ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी के ही बेटों के पास रहता है और उनकी भी धीरे धीरे हत्या करके उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। यानी ये हीरा जिसके पास रहा उसके साम्राज्य या उसके परिवार में कोई ना कोई मार दिया गया,
और ये हीरा जिसके पास रहा उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ये हीरा इतिहास का सबसे शापित हीरा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा होता है तुगलक वंश का। तुगलक के बाद आते हैं सैयद, और सैयद के बाद आते हैं लोदी। ये 3 वंश के शासकों के पास ये हीरा धीरे धीरे चलता रहता है। देखिए, लोदी वंश की जब शुरुआत हो रही थी तो लोदी वंश की शुरुआत के समय में ये हीरा कुछ समय के लिए कछवाहा शासकों के पास रहा। कछवाहा शासकों से तोमर वंश के शासक जो थे, तोमर वंश के शासक जिनका नाम विक्रमादित्य था, ये हीरा उनके पास भी कुछ दिन तक था। विक्रमादित्य पर आक्रमण कर देते हैं सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी से ये हीरा सीधे पहुंचता है हुमायूं के पास। हुमायूं का मतलब बाबर और हुमायूं दोनों, क्योंकि बाबर के अंतिम समय में ये हीरा उन्हीं के पास था। तो विक्रमादित्य की मृत्यु जैसे ही हीरा ये विक्रमादित्य के पास पहुंचता है, विक्रमादित्य के पास तुरंत ही सिकंदर लोदी उन पर अटैक कर देते हैं। सिकंदर लोदी जब अटैक करते हैं तो उनके अटैक से बचने के लिए विक्रमादित्य उनको हीरा दे देते हैं। सिकंदर लोदी विक्रमादित्य को उन्हीं के महल में कैद करवा देते हैं। जब उनके महल में कैद हो जाते हैं, इधर बाबर आक्रमण कर देता है सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश के जो संस्थापक थे उन पर। लोदी वंश समाप्त होता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। मुगल वंश में ये हीरा मुगल वंश के बाबर यानी शासक अपने बेटे हुमायूं को दे देते हैं। हुमायूं के पास हीरा कैसे पहुंचता है? हुमायूं जब महल में जाते हैं तो हुमायूं को लगता है कि वहां पर विक्रमादित्य जो कि महल के अंदर कैद थे, सिकंदर लोदी से आज़ाद कर दिए जाते हैं। विक्रमादित्य सिकंदर लोदी के कैद से छूटने के बाद हुमायूं से खुश हो जाते हैं, क्योंकि हुमायूं उनको कैद से आज़ाद कर देते हैं। हुमायूं से जब कैद से आज़ाद होने के बाद विक्रमादित्य अपना हीरा हुमायूं को दे देते हैं। तो अभी विक्रमादित्य से हीरा पहुंचता है हुमायूं के पास। कुछ दिन के बाद हुमायूं पर आक्रमण होता है शेर शाह का। शेर शाह के आक्रमण के बाद, यानी जैसे ही हुमायूं के पास हीरा पहुंचता है, हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद शेर शाह के पास हीरा पहुंचता है, शेर शाह की भी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह के बाद ये हीरा अकबर लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि हुमायूं के बेटे थे अकबर, और अकबर ने इस हीरे को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसको रत्न में रख लो, मैं इसका कोई भी प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये हीरा शापित है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी हों, या उसके बाद मलिक कफूर हों, या उसके बाद जो भी सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश के संस्थापक हुए हों, वो लोग हों, विक्रमादित्य हों, सिकंदर हों, हुमायूं हों, शेर शाह हों, ये सब मारे गए थे। ये सब मारे गए थे, तो इसका मतलब इस हीरे में ही कुछ प्रॉब्लम थी। अकबर इसको लेने से मना कर देता है। शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने तख्ते ताउस रखा था, उस तख्ते ताउस में इस हीरे को जड़वा दिया गया। ये हीरा बाद में औरंगजेब के पास पहुंचता है। औरंगजेब अपने पिता को यानी शाहजहां को कैद में डाल देते हैं, और कैद में डालने के बाद शाहजहां को रखते हैं आगरा के किले में, और आगरा के किले में ये हीरा एक दीवार पर जड़वा दिया जाता है, या समझिए रख दिया जाता है। जब इस हीरे को वहां पर रख दिया जाता है, वहीं से ताजमहल का दीदार शाहजहां किया करते थे उस हीरे के अंदर। धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती रहती है, और अब ईरान के एक शासक थे जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण होता है बाहरी एरियाओं पर, बाहरी इलाकाओं पर, और वो शाहजहां का यही मयूर सिंहासन, लाखों रुपए की संपत्ति और ये हीरा सब कुछ लूट कर ले जाता है। वो इतना पैसा लूट कर ले जाता है कि उस समय कहा जाता था कि इसके पास बैलगाड़ियां कम पड़ गई थी पैसा ढोने के लिए। 100 बैलगाड़ियों से ज़्यादा पैसा वो यहाँ से लूट कर ले जाता है। उसी में होता है तख्ते ताउस। तो अब हीरा घूमते घामते पहुँचा नादिर शाह के पास, और जैसे ही नादिर शाह के पास पहुँचा, नादिर शाह की भी मृत्यु हो जाती है। तो नादिर शाह के बाद ये अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। अहमद शाह अब्दाली से एक इंसान जिन्होंने 1830 में इस हीरे को चुरा लिया और चुपचाप वो लेकर आया,
भारत में वापस, और उसका नाम था शाह सूजा। शाह सूजा ने ये हीरा दिया राजा रणजीत सिंह को। अगर आप रणजीत सिंह के बारे में नहीं जानते तो आप पंजाबी जो सिख डायस्पोरा है उस पर हमारा एक वीडियो देखिए, जिसमें आपको सिख धर्म के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजा रणजीत सिंह के पास जैसे ही शाह सूजा लेके आए, शाह सूजा की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह को उस समय ये हीरा लगभग शापित के हिसाब से इसलिए लगा क्योंकि राजा रणजीत सिंह उस समय पंजाबी डायस्पोरा को बनाने में जुटे थे, सिख संप्रदाय को एकत्रित करने में जुटे थे, और उन्होंने बहुत सारे सिख संप्रदाय के लोगों को एक साथ जोड़ भी लिया था। लेकिन जैसे ही ये हीरा इनके पास पहुंचता है, मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि इस हीरे की जर्नी कैसी रही है। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि हाँ हीरा ऐसा ही था, लेकिन एग्जैक्ट में इतिहास में यही हुआ था। तो जैसे ही हीरा राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचता है, वैसे ही जो सिख धर्म था उसमें जो रणजीत सिंह साहब की जो स्ट्रेटजी थी, जो इनकी रणनीतियाँ थीं, वो सारी ख़त्म होने लगती हैं और इनका पतन होने लगता है। यानी यहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है। राजा रणजीत के उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा रणनीतिक नहीं थे, तो इसलिए ये हीरा राजा रणजीत सिंह के पास, जिन उत्तराधिकारियों के पास पहुंचा, वो उसको बचा के नहीं रख पाए। उसी समय ब्रिटिश लोगों का कब्जा लगभग भारत पर बढ़ता चला जा रहा था। बात है ये 29 मार्च 1849 की। 29 मार्च 1849 इस समय लाहौर पर कब्जा हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का, और आंग्ल सिख युद्ध उस समय समाप्त होता है। और जितना भी सिख संप्रदाय के लोग थे, यानी सिख समुदाय जितना था, वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। लाहौर में कब्जा होने के बाद ये हीरा वहाँ से जो लाहौर की संधि की जाती है, उस संधि के दौरान ये हीरा भी उनसे ले लिया जाता है। जैसे ही ये हीरा वहाँ से इनके पास आता है, इसको भेज दिया जाता है ब्रिटेन में। और जब हीरा ये ब्रिटेन में जाता है 1849 के बाद, वैसे ही इसको शापित इसलिए भी बोला जाता है कि जब ये हीरा इनके पास पहुंचता है, उस समय ब्रिटेन की लगभग पूरी दुनिया की हर सभ्यता पर कब्जा था। लेकिन इस हीरे के पहुंचने के बाद से ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे ब्रिटेन ने, यानी इंग्लैंड ने, यानी अंग्रेज़ों ने अपना संप्रभु और प्रभुत्व धीरे धीरे खो दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस हीरे की शुरुआत में जब ये गोलकुंडा की खान से आंध्र प्रदेश से निकाला गया था, तो ये 787 कैरेट का था। धीरे धीरे इसकी कटाई छटाई होती गई और अभी वर्तमान में ये हीरा 105.6 कैरेट का बचा है, जो वर्तमान में इसकी स्थिति है और ब्रिटेन में रखा है। भारत के बहुत सारे लोग, भारत के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लाखों बार मांग कर चुके हैं कि भारत में इंग्लैंड में रखा हुआ हीरा भारत को वापस कर देना चाहिए। ये हीरा श्रापित क्यों है, इसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ कि जिसके पास ये हीरा पहुँचा, चाहे वो अलाउद्दीन हो, चाहे वो मलिक कफूर हो, चाहे वो शाहजहाँ हो, चाहे औरंगजेब हो, क्योंकि औरंगजेब ने ज़्यादा अपने पास रखा नहीं था, चाहे वो नादिर शाह हो, अहमद शाह अब्दाली हो, ये धीरे धीरे सब लोग ख़त्म हो गए। ये हीरा मिला था विक्टोरिया के हस्बैंड को। विक्टोरिया के पति जब ख़त्म हो गए तो वो विक्टोरिया को गिफ्ट में मिला, तब से विक्टोरिया के पास रहा। और उसके बाद जो भी महिला यहाँ की ब्रिटेन की या इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनती है या वहाँ की राजा बनती है, उनके पास ये मुकुट में रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि आदमियों पे असर करता। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो कहानी इतिहास में है वो इस हीरे को श्रापित हीरे की कैटेगरी में ही रखती है। तो जो लोग तंत्र मंत्र और उन सबको नहीं मानते, उनको कोहिनूर हीरे की इतिहास के बारे में ज़रूर समझना और पढ़ना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।